मैं अनुराग झा। हम लोग आशुतोष सर के दिशा निर्देशन में पटना में टॉपर्स व्यू एक सिविल सर्विसेज नामक संस्थान का संचालन करते हैं। आशुतोष सर के दिशा निर्देशन में हमारा यह उद्देश्य है, इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से कोरोना को देखते हुए आप लोगों के इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचने का। चूंकि आप लोग को पता है, जो भी हमारे पुराने छात्र हैं, कि हम टेक्नोलॉजिकल उतने बोल्ड नहीं है, इस कारण से शुरुआती एक दो वीडियो में कुछ टेक्नोलॉजिकल समस्याएं आ सकती है, लेकिन इस सब चीजों को आप लोग नजरअंदाज कर करके हमारे ऑनलाइन कक्षा से जुड़े। हमारा यह जो उद्देश्य है कक्षा प्रारंभ करने का, इसका मूलतः एक ही मकसद है, 66वीं बीपीएससी को क्रैक करवाना। और इसमें हम चाहते हैं, हमारी संस्थान चाहती है, टॉपर्स व्यू चाहती है कि आपके सफलता में कुछ सहयोगी का भागी हम लोग भी बने। हम जो आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो आपको बायोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर डे साइंस पेपर का 2 वीडियो डाला जाएगा, एक बायो का वीडियो डाला जाएगा और एक फिजिक्स का वीडियो डाला जाएगा। अब चूंकि बात आज बायोलॉजी की कर रहे हैं, तो बायो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। अगर बायोलॉजी को हम बात करते हैं तो इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक होता है बायो जिसका मतलब होता है लाइफ मतलब जिंदगी, और लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब हम किताब की भाषाओं में न पढ़ करके सीधा सरल शब्द में समझते हैं, जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जीवन क्या है? श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन। इस सारी क्रियाओं को जब आप सम्मिलित रूप से जोड़ देते हैं तो यह आपका बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। यह तो बायोलॉजिकल भाषा हो गई। अब साधारणतः हम अपनी भाषा में कैसे समझे? किताब का भाषा तो भाई हर जगह लिखा हुआ है। सीधा सरल सा बात है, एक व्यक्ति जो इस दुनिया में जिसका अस्तित्व प्रारंभ होता है और वह जीने के लिए, अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो क्रियाएं करता है, उस सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से बायोलॉजी ही कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन। तो जब भोजन करेंगे तो उसका तो पाचन होना भी जरूरी है, जब उसका पाचन होगा तो उसका निष्कासन भी जरूरी है। इसके अलावा हमारे भोजन से जो भी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उस सारी चीजों का हमारे शरीर में परिसंचरण होना भी जरूरी है। तो आप लोग बायोलॉजी को किताब की भाषा में न समझ करके सीधा सरल सा अपने ऊपर समझिए। आप जो जीने के लिए जो जो कार्य करते हैं, अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस जिस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उन सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम लोग बायोलॉजी कहते हैं उसको। एक काम कीजिएगा आप लोग, कुछ तो बोर्ड पे हो सकता है अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, एक कलम और कॉपी लेके रखिएगा। कुछ छोटी छोटी बातें होंगी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस होगी, उसको आप लोग को लिखने का कार्य करना है। अब चूंकि बायोलॉजी की बात आई है तो यहां से 2 चीज शब्द उभर के आता है। एक पहला कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले। तो जब जिस जीव विज्ञान की बात करते हैं, अगर आपसे एग्जामिनर यह पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, जो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले यूज किया था, उस व्यक्ति का नाम था लेमार्क। आप अपने मस्तिष्क पटल पर इस बात को इस रूप में व्यवस्थित करेंगे कि जीव विज्ञान शब्द को लाया कौन? तो लेमार्क। जीव विज्ञान शब्द को लाया कौन? तो लेमार्क। लेकिन जीव विज्ञान को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने का कार्य, एक क्रमबद्ध रूप से रखने का कार्य जो व्यक्ति किए, उस व्यक्ति का नाम था अरस्तु। इसी कारण से जीव विज्ञान का जो फादर कहा जाता है वह अरस्तु को कहा जाता है। अब आते हैं जीव विज्ञान की बातें। जो छोटी छोटी बातें बोले हैं, हम आपको नोट करने के लिए लिख लीजिएगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी को, या यूं कहिए कि इस जगत को, जीव विज्ञान को बांटने का, जो जीवधारी को बांटने का जो आधार दिया, उस व्यक्ति का नाम था जॉन रे। जॉन रे नामक एक व्यक्ति जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव विज्ञान को बांटने का आधार दिया जॉन रे ने। लेकिन इस आधुनिक युग में जीव विज्ञान को जो वर्गीकरण करने का कार्य किया, उस व्यक्ति का नाम था कैरोलस लिनियस।
जीव विज्ञान को आधुनिक युग में जो बांटने का काम किया उस व्यक्ति का नाम था कैरोलस लिनियस। इसी कारण से कैरोलस लिनियस को जीवधारी का वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। तो यहां से दो बातें निकल करके आई, एक जीव विज्ञान को बांटने का आधार कौन दिया, तो जॉन रे। दूसरा, जीव विज्ञान को वास्तविक रूप से वर्गीकरण करने का कार्य या वर्गीकरण का फादर कौन कहलाता है, तो कैरोलस लिनियस। अब चलिए, चूंकि आप जैसा कि जान गए बायोलॉजी को अध्ययन के दृष्टिकोण से यहाँ अभी हम साधारण रूप से चल रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। समझिए कि अब बस आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाने में सक्षम है। अब आगे देखते हैं, जब जीव विज्ञान को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो दो भागों में बांटते हैं, एक पादप विज्ञान और दूसरा क्या हो जाता है, जंतु विज्ञान। अब जब दुनिया में किसी भी चीज को अगर बांटा गया है तो उसको बांटने का कुछ ना कुछ तो आधार होगा। तो उसके बांटने का आधार है, आप लोग एकदम साधारण शब्द में समझिए कि एक इधर मान लीजिए पौधा, इधर मान लीजिए जंतु। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पौधा चलने में सक्षम नहीं है, जंतु चलने में सक्षम है। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब स्वपोषी है, और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए यह परपोषी है। छोटी छोटी बातों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पादप विज्ञान का जो फादर कहलाता है उस व्यक्ति का नाम था थियोफ्रेस्टस। हमने बताया पादप विज्ञान का जो फादर कहलाता है उस व्यक्ति का नाम था थियोफ्रेस्टस। अब देखिए आगे पादप, जब जंतु विज्ञान की बात हम बाद में करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जब हम पादप विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटते हैं, एक क्रिप्टोगैम, दूसरा फेनोगैम। जरा गौर से देखिएगा, हमने क्रिप्टोगैम के बगल में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अपुष्पी पादप लिखा हुआ है। तो क्रिप्टोगैम के बगल में जो अपुष्पी पादप लिखा हुआ है, अपुष्पी शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, वैसा पौधा का समूह जिसमें पुष्प नहीं लगता है। तो भाई सिंपल सा बात है कि जब पुष्प नहीं लगेगा तो बीज का भी, फूल का भी निर्माण नहीं होगा, फूल का निर्माण नहीं हुआ तो बीज का निर्माण नहीं हुआ। तो मतलब वैसा पौधा का समूह जिसमें फूल का निर्माण नहीं होगा वो क्रिप्टोगैम कहलाएगा। ठीक इसके विपरीत वैसा पौधा का समूह जिसमें फूल का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, फेनोगैम, पुष्पी पादप। आपके अपने मस्तिष्क में यह रखना है कि क्रिप्टोगैम मतलब अपुष्पी पादप, फेनोगैम मतलब कि पुष्पी पादप। आगे देखते हैं। अब एक बात बताइए, जब क्रिप्टोगैम अपुष्पी पादप है मतलब थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरियोडीफाइटा जो इसका सब समूह है, मतलब ये सारा का सारा अपुष्पी पादप होगा। हम फेनोगैम की बात कर रहे हैं तो फेनोगैम अगर पुष्पी पादप है मतलब जितना पौधा होगा सब में पुष्प होगा। और जब इसमें पुष्प नहीं लग रहा है क्रिप्टोगैम में, मतलब थैलाफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरियोडीफाइटा में बीज का निर्माण नहीं होगा। आगे देखते हैं। क्रिप्टोगैम को अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटते हैं, एक थैलाफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरियोडीफाइटा। हमने बताया एक थैलाफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरियोडीफाइटा। अब थोड़ा समझते हैं थैलाफाइटा है क्या, काफी आसान है, मस्तिष्क में फिट हो जाएगा, बस आपको गौर से सुनना है। हमने बताया थैलाफाइटा का मतलब वैसा पौधा का समूह, वैसा पौधा का समूह जो थैलस के आकार का हो। अब बात आता है कि थैलस मतलब क्या, वैसा पौधा का समूह जो पौधा जड़, तना तथा पंक्ति में आपस में विभक्त नहीं हो। मतलब थैलाफाइटा के अंतर्गत वैसा पौधा आएगा जो आपस में जड़, तना तथा पंक्ति के रूप में विभक्त नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप हम सब के सब लोग, मैक्सिमम लोग गांव घर से जुड़े हुए हैं, चापाकल जानते होइएगा। चापाकल पे जो काई देखते हैं हम लोग, वो काई में आप देखिएगा गौर से, वो भी एक प्रकार का शैवाल है, आप शैवाल से समझ के चल रहे हैं, वो भी एक प्रकार का शैवाल है। तो आप देखते होइएगा कि उसमें आप जड़, तना तथा पंक्ति का विभेदीकरण नहीं कर सकते हैं। मतलब वैसा पौधा का समूह जो जड़, क्या बोलते हैं, जो थैलस के आकार का हो तथा जिसके जड़, जिसमें जड़, तना तथा पंक्ति में आप विभेदीकरण नहीं कर सकते हैं। तो थैलाफाइटा की बात किए तो वैसा पौधा का समूह जिसमें जड़, तना तथा पंक्ति आपस में विभक्त नहीं हो। अब थैलाफाइटा को बांटते हैं तो अध्ययन की दृष्टिकोण से तीन भाग में जाता है, शैवाल, कवक और जीवाणु। थैलाफाइटा कितना भाग में गया, शैवाल, कवक और जीवाणु। कुछ बातें हम लोग शैवाल के बारे में जानते हैं, हालांकि शैवाल पे पार्टिकुलर मैं एक 15 से 20 मिनट का वीडियो ही बनाऊंगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे शैवाल का चर्चा आ गया है तो थोड़ी सी बात जान लेते हैं। शैवाल अब चूंकि पौधा है तो यह स्वपोषी होगा, सीधा सरल सा बात है। अब देखिए दो तीन शैवाल का नाम है, एक क्लोरेला नामक शैवाल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं,
एक क्लोरेला नामक शैवाल होता है जिसको हम लोग अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं। भाई सीधा सरल सा बात है, एक सवाल के बारे में भी हमने आपको बताया कि एक क्लोरेला नामक शैवाल है जिसको हम लोग अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं। मतलब जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने वायुयान के हौज में क्या करते हैं, क्लोरेला नामक शैवाल को उपजाने का कार्य करते हैं, जहां से इस शैवाल को खाने से उनको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की प्राप्ति होती है, जिनसे उनकी शारीरिक स्थिति मजबूती होती है। और चूंकि यह भोजन देने का कार्य करता है अंतरिक्ष यात्री को, इसी कारण से क्लोरेला नामक शैवाल को हम लोग अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा नहीं लिखना है, यह मेंस का क्लास नहीं है, पीटीआर क्लास है। कम लिखिए, मस्तिष्क में फिट कीजिए, सीधा लिखना है अंतरिक्ष शैवाल तो क्या, क्लोरेला। अब देखिए इस शैवाल की बात आई तो दो शैवाल और है, कारा तथा नाइट्रेला। हमने बताया दो शैवाल और है, कारा तथा नाइट्रेला। दो सवाल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मलेरिया उन्मूलन में सहायता देते हैं। मलेरिया उन्मूलन से क्या मतलब हुआ, अगर कोई व्यक्ति मलेरिया रोग से पीड़ित है तो वह व्यक्ति अगर कारा एवं नाइट्रेला नामक शैवाल का सेवन करेगा तो उसे मलेरिया से छुट्टी मिल सकती है। चलिए ये शैवाल के बारे में हुआ, हम लोग ज्यादा इसका चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, बस हल्का सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया है। अब कवक और जीवाणु के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और जैसा कि आपको सबको पता है, उभयचर का मतलब क्या हुआ, वैसा चीज जो जल एवं स्थल में दोनों में निवास कर सकता है। तो मतलब अगर ब्रायोफाइटा को अगर क्या बोलते हैं आपको, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है मतलब क्या हुआ, ये जल एवं स्थल दोनों में निवास कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात आप और जान सकते हैं, थैलाफाइटा जो है सो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। मतलब पौधा की जो सबसे बड़ी जाति है वह थैलाफाइटा के अंतर्गत ही आती है। हम आज लोग, हमारा उद्देश्य यह है कि हल्का हल्का आपको इंट्रो देना। हमें भी कुछ समस्याएं हो रही है ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग करने में, वास्तविकता तो यही है, लेकिन फिर भी देखते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग के लिए। आगे देखते हैं। तो हमने बताया ब्रायोफाइटा को क्या हुआ, हमने बोला कि यह जल और स्थल दोनों में निवास करता है, इसीलिए इसे पादप जगत का उभयचर के नाम से हम लोग जानते हैं। टेरियोडिफाइटा, आप लोग एक काम करना है, टेरियोडिफाइटा की बात करते हैं तो आप लोग ने नाम एक सुना होगा, फर्न। फर्न जो है ये टेरियोडिफाइटा का एग्जाम्पल है। आज बेसिक है, सबका हल्का हल्का बताते हुए आगे बढ़े, कल इस सबका विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखिए हमने बोला है फेनरोगैम मतलब पुष्पी पादप, वैसा पौधा का समूह जिसमें आपको पुष्प का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, फेनरोगैम। मतलब पुष्प का निर्माण होता है तो ये बात तो तय है कि इसमें बीज का भी निर्माण होता है। फेनरोगैम को भी अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटते हैं, नग्न बीजी पादप, आवृत बीजी पादप। यहां पे नग्न बीजी पादप और आवृत बीजी पादप। मतलब फेनरोगैम को भी हम दो पार्ट में अध्ययन के दृष्टिकोण से बांटते हैं, एक नग्न बीजी पादप हो गया और दूसरा क्या हो गया, आवृत बीजी पादप। अब नग्न बीजी पादप को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। कहीं कहीं आपको नग्न बीजी लिखा हुआ भी मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको जिम्नोस्पर्म लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों भाषाओं को यहाँ पे मस्तिष्क में रखना है। तो हम जो बात किए हैं जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी पादप, आप इस शब्द को अगर गौर से देखते हैं, तोड़िएगा तो इधर नग्न की प्राप्ति होती है, इधर बीज की प्राप्ति होती है। मतलब वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं, वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं हो, मतलब वह बिल्कुल नग्न अवस्था में हो, क्या कहलाता है, नग्न बीजी पादप। हमने बताया वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है वह आपको क्या कहलाता है, नग्न बीजी पादप। जो लोग पहले से बायो को जानते होंगे उन लोग के मस्तिष्क में आ रहा होगा कि सर नग्न बीजी पादप का कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ब्रायोफाइटा का कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ये कोई पढ़ाने का तरीका हुआ।
तो भाई सिंपल आप बेसिक आज ले लो, हम लिख के देते हैं। अगर बायोलॉजी से 12 से 13 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा तो 13 से 14 वीडियो में जो हम बायो को समाप्त करेंगे लगभग 90 to 95 क्वेश्चन यहीं से आएगा, हमारे क्लासरूम में पढ़ाए हुए चीज से, गारंटी है। आगे देखते हैं। तो हमने बताया वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं हो वह क्या कहलाता है? नग्न बीजी पादप। आगे देखते हैं। हमने बोला आवृत बीजी पादप। अब यहां पर भी आप देखते हैं आवृत मतलब क्या? आवरण। आवृत मतलब क्या? आवरण। मतलब वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण हो वह क्या कहलाता है? आवृत बीजी पादप। जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं हो नग्न बीजी पादप। जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण हो क्या कहलाएगा? आवृत बीजी पादप। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, गौर से हम लोग इसको देखते हैं। अगर आवृत बीजी पादप की बात करते हैं तो इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भाग में तोड़ते हैं, एक बीजी पादप और दूसरा होता है द्विबीजपत्री पादप, नहीं सॉरी पत्री। एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। शायद आपको यहाँ पर 9 दिख रहा हो, फिर भी आप गौर से सुनिएगा। आवृत बीजी पादप को अध्ययन के दृष्टिकोण से जब बांटते हैं तो दो भाग में टूटता है, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है एक बीजपत्री का गेहूं, मक्का, जौ, लहसुन, प्याज। अब समस्याएं यहाँ पर क्या होती है, आपसे जब एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से एक बीजपत्री कौन सा है और द्विबीजपत्री कौन सा है, तो आपको पहचानने में समस्या होती है। एक बात याद रखिएगा, वैसा पौधा जिसकी जड़ रेशेदार हो, जालीनुमा हो। हमने बताया वैसा पौधा जिसकी जड़ जालीनुमा या रेशेदार हो वह सारा का सारा एक बीजपत्री होगा। आप गौर से देख सकते हैं, अगर आप गेहूं की बात करें, मक्का की बात करें, जौ की बात करें, लहसुन की बात करें, प्याज की बात करें, इस सारे पौधा के जड़ को अगर आप देखें, इस पौधा से अगर आप अवगत है तो इसके जड़ को याद कीजिए, आपको यह प्राप्ति होगी कि यह सारे पौधा का जो जड़ है वह जालीनुमा है। अब और एग्जाम्पल आगे ले सकते हैं, बांस को ले लीजिए। बांस क्या है? उसकी भी जड़ जालीनुमा है। तो वैसा पौधा का समूह जिसकी जड़ जालीनुमा हो, रेशेदार हो, वह आपको एक बीजपत्री कहलाएगा। तो एक बीजपत्री का कुछ एग्जांपल हमने लिखा, कोई भी आप पौधा ले लो, आप कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, कोई पौधा ले लो, अगर उसकी जड़ जालीनुमेदार होगी तो वह एक बीजपत्री होगा और रेस्ट जो बच जाएगा वो द्विबीजपत्री होगा। सिंपल सा बात है। आप कहिएगा कि सर द्विबीजपत्री का कुछ एग्जांपल, कुछ बताइए तरीका। भाई सीधा सरल सा व्यक्ति है कि दो व्यक्ति है, एक राम और एक श्याम। जब राम का नाम क्लियर हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक श्याम होगा। तो जब एक बीजपत्री के बारे में हम पूरा जान गए तो द्विबीजपत्री तो शेष ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक बीजपत्री में बताया, आपको गौर से सुनना है। एक बीजपत्री में वैसा पौधा का समूह जिसकी जड़ जालीनुमा या रेशेदार होगी वह एक बीजपत्री कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल गेहूं, मक्का, जौ, लहसुन, प्याज। और शेष क्या होगा? द्विबीजपत्री, जैसे चना, मटर, सरसों, ईटीसी। देखिए आज हमने प्रयत्न किया आपको बस कुछ बेसिक जानकारी देने का। पता नहीं हम कैसा पढ़ा पाए वो तो हमको नहीं पता है, बट उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। ये कुछ बेसिक जानकारी दिए हैं हम आपको, और हमारे संस्थान टॉपर्स व्यू के तरफ से हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपके 66वीं के सफलता में सहभागी बने। और काफी सारे बच्चे खास करके करंट को लेकर के परेशान रहते हैं, काफी सारे बच्चे। तो हमारी संस्थान यह प्रयत्न कर रही है कि बहुत शीघ्र ही करंट के ऊपर भी वीडियो डाला जाएगा, और वो करंट पढ़ने का जो तरीका होगा वो सामान्य लोगों से अलग होगा, और वह हम उम्मीद करते हैं कि आपके सफलता में वह आपको काफी सहयोग प्रदान करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और जानबूझ करके एक छोटा सा क्लिप बनाया गया है। आप उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करने का मन होगा कीजिएगा, नहीं मन होगा फिर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।